सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण सुबह 11:15 बजे तक देश में दिखेगा सूर्य ग्रहण। भारत समेत एशिया के अलावा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में लोग कर सकेंगे खगोलीय घटना का दीदार। लोकतंत्र में विरोध के नाम पर हिंसा सही नहीं। लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। कहा, अधिकार और कर्तव्यों को साथ साथ रखना जरूरी। अमेरिका में नागरिकता कानून के समर्थन में रैलियां। दिल्ली में पीने के पानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई चिंता। कहा, पानी की गुणवत्ता को लेकर लोगों में असंतोष। अगले 5 साल में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पानी के लिए करेंगी खर्च। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। श्रीनगर में तापमान -4.3 डिग्री सेल्सियस के साथ हुई मौसम की सबसे सर्द रात। हरियाणा में शीतलहर के कारण आज भी स्कूल बंद। और देश और दुनिया में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। रंग बिरंगी रोशनियों से सजे गिरजाघर, विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। साल 2019 का आखिरी सूर्य ग्रहण लग चुका है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दुर्लभ खगोलीय घटना का संयोग 296 साल बाद बन रहा है। इस वलयाकार सूर्य ग्रहण की शुरुआत सुबह 8:19 पर हुई, जबकि अब से थोड़ी देर बाद सुबह 9:36 पर यह अपने चरम पर होगा। सूर्य ग्रहण सुबह 11:07 पर समाप्त हो जाएगा। आंशिक सूर्य ग्रहण अंगूठी जैसा सूर्य ग्रहण है, जिसमें सूर्य एक आग की अंगूठी की तरह लग रहा है। ज्योतिष वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा दुर्लभ सूर्य ग्रहण 296 साल पहले 7 जनवरी 1723 को हुआ था। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, सऊदी अरब और सिंगापुर जैसी जगहों पर देखा जा रहा है। वहीं भारत में सूर्योदय के बाद इस वलयाकार सूर्य ग्रहण को देश के दक्षिणी भाग में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के हिस्सों में देखा जा सकेगा, जबकि देश के अन्य हिस्सों में ये आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। भारत में वलयाकार पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का करीब 93% हिस्सा चांद से ढका रहेगा। देश के विभिन्न शहरों में सूर्य ग्रहण के दुर्लभ नजारों को देखने के लिए व्यवस्था की गई है। इस दौरान काफी बच्चे भी इस अद्भुत नजारे को देखते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य ग्रहण से पहले का समय सूतक काल माना जाता है। सूतक के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी पूजा पाठ को वर्जित माना गया है। देश के विभिन्न शहरों में रात को ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। और इस सूर्य ग्रहण को लेकर क्या खास बातें हैं, ये समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन जुड़े हुए हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। टीवी वेंकटेश्वरन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। थोड़ा हमें समझाइए कि 2019 का सबसे बड़ा और आखिरी सूर्य ग्रहण फिलहाल चल रहा है, क्या बड़ी बातें हैं इससे जुड़ी हुई? ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है, ये बहुत रेयर है। इसके पहले तमिलनाडु में ये वाला सूर्य ग्रहण 2010 में हुआ था। उसके बाद अभी हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर नॉर्थ इंडिया में सम प्लेसेस में आपको ये वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखेगा। उसके बाद 2031 को अगेन इंडिया में इस तरह से वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखेगा। ये सूर्य ग्रहण एक अद्भुत घटना है, खगोलीय घटना है। देखने के लिए बहुत आनंद होगा। तो इधर तमिलनाडु में हम देख रहा हूँ, बहुत लोग इकट्ठा होके इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए मौजूद है। ठीक है। और वेंकटेश्वरन सर, ये नज़ारा काफ़ी
अच्छा है और 9:30 बजे के आसपास हम देखेंगे कि चरम पर होगा ये सूर्य ग्रहण। इसको लेकर क्या कुछ चेतावनी भी जारी की गई है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं, कई लोग हैं जो इस नज़ारे को देखना चाहेंगे, क्या चेतावनी भी कुछ दी गई है? या एक नंगी आंख से सन को देखना नॉट सेफ है। सिर्फ सूर्य ग्रहण का दिन में नहीं, कोई भी दिन नंगी आंख में सन को नहीं देखना है, बिकॉज सन बहुत ब्राइट ऑब्जेक्ट है। इसलिए हम कोई सेफ्टी मेजर्स लेना अच्छा होगा। बिल्कुल। एक है इस तरह से सूर्य ग्रहण देखने के लिए एक सोलर फिल्टर है, वो फिल्टर आपके पास है तो वो इस्तेमाल कर सकता है, नहीं तो एक सिंपल काम कर सकता है। आपके पास एक आईना होगा ना, दैट इज हम आईलाइनर लगाने के लिए, नहीं तो बिंदी लगाने के लिए हम एक जी। आईना यूज करता है ना, वो आईना से हम सूर्य का बिंब एक वॉल में, दीवार में हम क्रिएट कर सकता है। अच्छा अच्छा उसको देख के हम आनंद ले सकता है। अच्छा, ठीक है। डायरेक्टली डायरेक्ट सन नहीं, को हाँ। देखना अच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टीवी वेंकटेश्वर सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस बातचीत के लिए, जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। 2 साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है और 11:15 बजे तक ये सूर्य ग्रहण देश के कई भागों में देखा जा सकेगा। इसके अलावा भारत समेत एशिया के अलावा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी लोग इस खगोलीय घटना का दीदार कर पा रहे हैं। फिलहाल आइए आगे की खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर कल लखनऊ में लोक भवन में उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अटल बिहारी वाजपेयी की ये प्रतिमा कांस्य से बनी है, जो 25 फीट ऊंची और 5 टन वजनी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ से लोकसभा में 5 बार देश का प्रतिनिधित्व किया था। प्रतिमा अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक भवन के सभागार कक्ष में अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह कुछ लोगों ने विरोध के नाम पर हिंसा की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वो एक बार खुद से पूछें कि क्या उनका रास्ता सही था? जो जलाया गया उनके बच्चों को के काम आने वाला नहीं था। क्योंकि यूपी में जिस तरह कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वो अपने घर में बैठ करके एक बार खुद को सवाल पूछे, क्या उनका ये रास्ता सही था? उनकी प्रवृत्ति योग्य थी? ये जो कुछ जलाया गया, बर्बाद किया गया, क्या वो उनके बच्चों को काम आने वाला नहीं था? इस प्रदर्शन में, हिंसा में जिन लोगों की मृत्यु हुई, जो सामान्य नागरिक जख्मी हुए, जो पुलिस वाले जख्मी हुए, उनके और उनके परिवार के लोगों के प्रति पल भर हम सोचे क्या बीतती होगी। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि झूठी अफवाहों में आकर हिंसा करने वालों को, सरकारी संपत्ति तोड़ने वालों को मैं बहुत आग्रह से कहना चाहूंगा कि बेहतर सड़क, बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उत्तम सीवर लाइन नागरिकों का हक है, तो इसको सुरक्षित रखना, साफ सुथरा रखना भी तो नागरिकों का दायित्व है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में रिकॉर्ड संख्या में मेडिकल सीटें बढ़ाई गई हैं। इसी साल पूरे देश में 75 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। ये हर 3 लोकसभा सीटों पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने के हमारे विजन की दिशा में एक प्रयास है। पिछले 5 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में मेडिकल सीटें बढ़ाई गई हैं। इसी साल पूरे देश में 75 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी देने का फैसला किया है। एक प्रकार से ये हर 3 लोकसभा सीटों के बीच एक मेडिकल कॉलेज बनाने के हमारे विजन को आगे बढ़ाने वाला एक सफल प्रयास है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में बुधवार को केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 70 साल में जो काम हुआ है, हमें उससे कई गुना काम आने वाले 5 साल में करना है।
5 साल में 15 करोड़ घरों में पीने का पानी पहुंचाना लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में साफ पानी को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी को लेकर कितनी नाराजगी है। लोग दिल्ली में साफ पानी की मांग कर रहे हैं। यहां पीने का गंदा पानी सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अगले 5 साल में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च पानी के लिए करेंगी। 70 साल में जो काम हुआ है, हमें उससे अनेक गुना काम आने वाले 5 साल में करना है। यानी 5 साल में 15 करोड़ घरों तक पानी, साफ पानी, पाइप से पानी पहुंचाना है। आपने देखा होगा इन दिनों दिल्ली में पानी को लेकर के कितनी जागरूकता और कितनी नाराजगी आई है लोगों की। चारों तरफ से आवाज उठ रही है कि हमें दिल्ली में देश की राजधानी और गंदा पीने का पानी अशुद्ध चिंता का विषय बना हुआ है। और इसके लिए अगले 5 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च पानी के लिए खर्च करने जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कल केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में भूजल के प्रबंधन और भूजल स्तर को ऊपर लाने का है। 5 साल में पूरी की जाने वाली इस योजना को लागू करने में स्थानीय लोगों को शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में अटल भूजल योजना का उद्घाटन किया। योजना के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक और शेष राशि केंद्र सरकार देगी। अटल भूजल योजना खासकर उन जगहों पर लागू की जा रही है जहां पानी की कमी है और जल स्तर काफी नीचे चला गया है। पानी को लेकर के अटल जी का जो विजन था, वो विजन आज भी हमें प्रेरणा देता है। पानी का विषय अटल जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, उनके हृदय से बहुत करीब था। जिस गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खासकर ग्रामीण इलाकों में पानी की बर्बादी को रोका जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पौधों को पानी देने के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपनाया जाए ताकि पौधों की सेहत भी ठीक रहे और पानी की बचत भी हो। स्वागत करता हूं। कई बार ये पाया गया है कि इन जगहों पर भूजल का स्तर तेजी से घटता जा रहा है। इस स्थिति को बदलने के लिए हमें किसानों को वर्षा जल के संचयन के लिए वैकल्पिक फसलों के लिए जागरूक करना होगा। उन्हें इस आंदोलन का नेतृत्व किसानों को देना होगा। देश के देहाती इलाकों के करीब 18 करोड़ घरों में से 3 करोड़ आवासों तक ही पाइप से शुद्ध जल पहुंचाने की व्यवस्था बन पाई है। इस योजना में अगर जल का ठीक प्रबंधन हुआ तो सभी घरों तक शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस योजना से राज्यों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं बढ़ेगा और जो भी राशि इसे लागू करने में लगेगी वो राज्यों को अनुदान के तौर पर दिया जाएगा। जल जीवन मिशन, हर घर जल। जीवन के लिए जल आवश्यक है और जल का उतना ही उपयोग किया जाए जितना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूजल योजना के उद्घाटन के समय ये बातें कहीं और इसका मतलब ये था कि ये राजनीति से परे की बात है और सभी लोगों को, सभी तरह के विचार को मानने वाले लोगों को जल को बचाने का और जल को किफ़ायत से उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियां ही नहीं, वर्तमान पीढ़ी भी जल से वंचित न हो पाए। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जुनैद के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। और इस योजना को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस योजना के तहत स्थानीय लोगों को जल संचयन और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ हैं। गजेंद्र जी, ये जो अटल जल योजना आपने शुरू किया है, भूजल योजना, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? देखिए, देश में लगभग 23% ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां भूगर्भ का जल जो है वो क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड है या ओवर एक्सप्लॉइटेड की स्थिति में पहुंच गया है
और निश्चित ही जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है, जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव है, ये इसने चुनौती को और भी गहरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज जो ये योजना प्रारंभ की है, ये 6,000 करोड़ रुपए की लागत की योजना जो 7 प्रदेशों के 78 जिलों के 8,000 से ज़्यादा गाँवों में काम करेगी। इसको हमने 2 भागों में विभक्त किया है। इसमें करेंगे क्या? एक तो 1400 करोड़ रुपए का जो कंपोनेंट है, इसमें 1/3 कंपोनेंट वो कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करेगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया, गांव की टोपोग्राफी, उसका 3D मैपिंग, ये सब करके हम गांव को जो है गांव के लोगों की क्षमताओं का संवर्धन करने का काम करेंगे। और उसके बाद में शेष बची राशि से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे नरेगा है, वाटरशेड डेवलपमेंट है या अन्य राज्यों की भी अनेक योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं को साथ इंटीग्रेट करते हुए जो राज्य, जो जिला या जो पंचायत जिस गति से काम करेगी, उसी के अनुकूल ज़्यादा गति से काम करने वाले लोगों को ज़्यादा इंसेंटिवाइज करेंगे और इस इंसेंटिवाइजेशन के माध्यम से हम गाँव के भूजल को, गांव की जिम्मेदारी ऐसा सुनिश्चित करते हुए बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसमें जो ड्रिंकिंग वाटर देने का ही प्रावधान होगा या केवल बचा? ये योजना ड्रिंकिंग वाटर की नहीं है, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हर घर जल पहुंचाने का संकल्प है, जो जल जीवन मिशन उन्होंने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी, उसमें भी उन्होंने ये संकल्पना की थी कि हम साथ ही साथ जो सोर्स है उसके जो सस्टेनेबिलिटी पर काम करें। तो निश्चित ही ये सोर्स सस्टेनेबिलिटी को कॉम्प्लीमेंट करेगी। जो घर में जल पहुंचेगा वो उत्सर्जित जल ट्रीट होकर के वापस उपयोग में आए, ताकि वो गांव के लिए एक एसेट बने और साथ साथ में उस जल को हम भूगर्भ के जल के पुनर्भरण के लिए भी ट्रीट करके काम में लें। इस दृष्टिकोण से ये दोनों योजनाएं मिलकर के एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून देश के किसी भी नागरिक के खिलाफ नहीं है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कल आयोजित एक कार्यक्रम में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल किसी भी नागरिकता छीनने का बिल नहीं, बल्कि नागरिकता देने का बिल है। उन्होंने ये भी कहा कि एनपीआर का मतलब देश की जनसंख्या का रिकॉर्ड है और इसका एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति के नाम पर मनमानी की छूट नहीं दी जा सकती। नागरिक संशोधन बिल न किसी की नागरिकता लेने का बिल है, न किसी का छीनने का बिल है। ये नागरिकता देने का बिल है। जरूरी था कि मजबूरी थी? नहीं, कोई जरूरी नहीं था। एक बार उन लाखों लोगों को देखिए जो अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए भागे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, उनके सम्मान के लिए है। ये भारत के किसी नागरिक पर लागू नहीं होता। रेवाड़ी के गुरावड़ा में रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगले साल मार्च तक भारत नेट के माध्यम से देश भर के सभी गांव में मुफ्त वाईफाई सेवाएं प्रदान कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहले ही भारत नेट के जरिए 1,30,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया है और इसकी पहुंच बढ़ाकर 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ले जाने का लक्ष्य है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार का अगले 4 साल में कम से कम 15% गांव को डिजिटल गांव में बदलने का लक्ष्य है। हरियाणा में 11,000 सीएससी है। सीएससी कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, लेकिन सीएससी का मेरे से मतलब पूछोगे शहर की सेवा गांव में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून पर विपक्षी दलों के नेता भ्रम फैला रहे हैं और बीजेपी ने इस कानून के बारे में फैलाई जा रही गलतफहमी दूर करने के लिए जन जागरण अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी लोगों की सभी शंकाएं दूर करेगी। शिवराज सिंह ने सीएए पर संसद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। बार बार झूठ परोसा जा रहा है और देश में कैसे भी माहौल खराब हो, दूरियां बढ़े, इसका षड्यंत्र किया जा रहा है। अब पूरा देश जानता है कि जहां तक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का सवाल है, ये तो जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब शुरू हुआ, पिछली जनगणना के समय से। अब वो करें तो पुण्य और हम करें तो पाप। ये केवल भ्रम फैला के क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के प्रयास हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने साफ किया है कि किसी बाहरी व्यक्ति को चाय बागान की अतिरिक्त भूमि नहीं दी जाएगी। चाय बागान क्षेत्र में रहने वाले लोगों से की गई अपील में मुख्यमंत्री ने कहा
कि कुछ लोग नागरिकता संशोधन कानून के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तमाम अटकलों को अफवाह बताया, जिनमें कहा जा रहा है कि असम में देश से बाहर से आए लोग रोजगार पर कब्जा कर लेंगे। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के प्रावधानों के मुताबिक ऐसा कोई व्यक्ति असम में नहीं रह पाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को भी कहा है। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में विदेशों में भी बड़ी संख्या में लोग सामने आए हैं। वो इस कानून के बारे में फैली गलत सूचना और मिथकों को दूर करने के लिए अमेरिका के कई शहरों में रैलियां कर रहे हैं। सिएटल, ऑस्टिन और ह्यूस्टन में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सामने सीएए समर्थकों ने रैलियां की। वहीं डबलिन, ओहियो और उत्तर कैरोलिना में भी 22 दिसंबर को रैलियां की गई। उत्तर कैरोलिना के रॉलेग में रैली में 70 से अधिक प्रतिष्ठित डॉक्टरों और सामुदायिक नेताओं ने भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि डलास, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क सिटी, वॉशिंगटन डीसी, अटलांटा, सैन जोस और अन्य स्थानों पर भी आने वाले हफ्तों में कई अन्य प्रदर्शन करने की योजना है। रैली के आयोजकों का कहना है कि इन रैलियों के जरिए वो कानून पर फैले भ्रम को दूर करना चाहते हैं। उन्होंने मांग की कि भारत में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों को सख्त सजा दी जाए और इन गतिविधियों के पीछे के सरगनाओं को बख्शा ना जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संघ भारत की सभी 130 करोड़ की जनता को हिंदू समाज मानता है, चाहे वो किसी भी धर्म और संस्कृति के हों। मोहन भागवत बुधवार को तेलंगाना के सरूर नगर में आयोजित 3 दिवसीय विजय संकल्प शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत माता का सपूत, चाहे वो कोई भी भाषा बोले, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी स्वरूप में पूजा करता हो, किसी भी तरह की पूजा में विश्वास ना करता हो, एक हिंदू है। उन्होंने कहा कि आरएसएस सभी को स्वीकार करता है, उनके बारे में अच्छा सोचता है, उनकी बेहतरी के लिए उच्च स्तर पर ले जाना चाहता है। संघ में संघ के विचार का एक प्रभाव गुट बनकर नहीं रहना है, बहुत बड़ा संगठन बनके नहीं रहना है। संपूर्ण समाज ही संगठित होने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्व के सुख के लिए, देश के सुख के लिए, अपने सुख के लिए ये जो सात्विक परिवर्तन हम चाहते हैं, वह सात्विक परिवर्तन करने वाला कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। अमेरिका की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के शोध के मुताबिक धरती पर जलवायु परिवर्तन को समझने में शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि टाइटन ऊर्जा अवशोषित और उत्सर्जित करने के दौरान एक महत्वपूर्ण मौसमी बदलाव के दौर से गुजरता है। इस प्रक्रिया के जरिए पृथ्वी पर जलवायु गतिविधियों के बारे में नई जानकारियां मिल सकती हैं। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा सिर्फ टाइटन ही है जहां एक विशेष तरह का वातावरण होने के साथ साथ तरल पदार्थों वाली सतह भी है। कुछ और अहम खबरें। कालका से शिमला जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने सौगात दी है। रेलवे ने इस रूट पर विस्टाडोम ट्रेन की शुरुआत की है। हिमदर्शन एक्सप्रेस के नाम से शुरू की गई इस ट्रेन में 7 विस्टाडोम कोच जोड़े गए हैं। शीशे की छत वाले डिब्बों को विस्टाडोम कहा जाता है। ट्रेन में सफर करने वाले लोग शिमला तक शीशे के बने कोच से बर्फ और बारिश का दृश्य ट्रेन के अंदर से देखकर आनंद उठा सकेंगे। और इन कोच में 15 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि फर्स्ट क्लास सीटिंग कम लगेज कोच की क्षमता वाली ये 14 ऐसी कोच होंगी। अधिकारी के मुताबिक इस ट्रेन में 100 से ज़्यादा यात्री बैठ सकते हैं। सर्दियों की छुट्टियों और नए साल को देखते हुए इस ट्रेन की सीटें एडवांस में बुक हैं। कालका से शिमला पहुंचने के लिए इस ट्रेन में 630 रुपये किराया रखा गया है। बात खास शख्सियत की। देश के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश उन्हें याद कर रहा है। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। 26 दिसंबर 1999 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ था।
शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था। आज सरदार उधम सिंह की जयंती है। आजादी की लड़ाई में पंजाब के क्रांतिकारी उधम सिंह ने 1919 में जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने अपने देश के लोगों की मौत का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली और क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो गए। 1940 में उधम सिंह ने जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर की हत्या कर दी। उन पर मुकदमा चला। जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया। 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटलविले जेल में फांसी दे दी गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा है कि देश निष्ठ क्रांतिकारी उधम सिंह जी की जन्म जयंती के अवसर पर अमर शहीद के बलिदान को कृतज्ञतापूर्वक नमन कर रहा है, जिन्होंने लंदन जाकर जलियांवाला बाग नरसंहार का प्रतिशोध लिया था। दुनिया भर में कल क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। बच्चों में क्रिसमस को लेकर खासा जोश देखने को मिला। विदेशों में भी क्रिसमस पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। इटली के वेटिकन में भी विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। वही बात मौसम की करते हैं। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। कश्मीर में तापमान माइनस में पहुंचने के कारण कई जगहों पर पानी की पाइपलाइन जम गई है। राजस्थान और दिल्ली में भी तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर में कल की रात इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर और ब्रेक के उस पार देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।